Hello students, today I am going to discuss regarding the features of Indian Constitution that makes India a federal country. The topic is what makes India a federal country. See, in this chapter we already studied about federalism and its features. So, what is federalism? Federalism is all about the divisions of power between central and its constituent units, that is, a state, province, or regional units. Got my point? तो इंडिया फेडरल कंट्री है या नहीं है, इसको जानने से पहले हम जो है फेडरलिज्म का फीचर्स देखेंगे, जो हमने इसी चैप्टर के प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है। तो इस चैप्टर के प्रीवियस सेक्शन में हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखे हैं। अगर वह फीचर्स इंडिया पर भी अप्लाई होता है तब हमको पता चलेगा कि इंडिया जो है फेडरल कंट्री है या नहीं है। देखिए, फेडरल कंट्री के बारे में अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को मेंशन करता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन अगर आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो यूएसए जो है वहां क्लियरली मेंशन्ड है कि यह एक फेडरल स्टेट है। हायर क्लासेज में आप देखेंगे कि ट्रू फेडरलिज्म क्या होता है और आपका सेमी फेडरलिज्म या फिर वह कुछ वैसा कंट्री है जहां फेडरलिज्म जो है पूरी तरह नहीं है। ठीक है, हायर क्लासेज में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो है हम लोग यह देखते हैं कि वैसा कौन सा फीचर्स है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट चैप्टर देखते हैं तो उसमें क्या था कि बेल्जियम जैसा छोटा कंट्री भी जो है फेडरलिज्म को फॉलो करता है। अगर आप इंडिया को देखते हैं तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें सो मेनी लैंग्वेजेज हैं, सो मेनी कास्ट हैं, सो मेनी रिलीजन्स हैं, सो मेनी रीजन्स हैं। ठीक है, और ये सब को एकोमोडेट करने के लिए फेडरलिज्म जो है आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम देखते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखिए, जब हम फर्स्ट देखे थे फेडरलिज्म का जो फर्स्ट फीचर्स था वह क्या था कि फेडरलिज्म में दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो आप इसको इंडिया के बारे में अगर इसको देखिए तो क्या है कि इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि इंडिया में गवर्नमेंट का दो लेवल होगा, एक होगा सेंट्रल और दूसरा होगा स्टेट। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड किया गया जिसको हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत कहते हैं। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट 1992-1993 में म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका गारंटी दिया गया। तो फेडरलिज्म का जो फर्स्ट फीचर्स है टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसको इंडिया फुलफिल करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो फेडरलिज्म का सेकंड फीचर्स था कि फेडरलिज्म में आपका सेंटर और स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन सेपरेट होता है, दोनों सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं। ठीक है, लेकिन उनका ज्यूरिसडिक्शन जो है सेपरेट होता है, दोनों को लॉ बनाने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो हम इंडिया में भी देखते हैं कि सेंटर स्टेट का जो है सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपका ऑलरेडी रिटेन है। आपका देखिएगा कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वैसा सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का, जैसे डिफेंस एंड सिक्योरिटी हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सब जो है आपका यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है। और ये सब पे लॉ बनाने का जो है आपका राइट दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है, दूसरा हायर स्टेट लिस्ट, इसमें वैसा सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जो आपका लोकल और रीजनल इंपॉर्टेंस का है ना, जो डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपका पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सब जो है आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इस पर लॉ जो है कौन बनाता है? स्टेट बनाता है। अभी सिर्फ ये जानिए
कि इस पे लॉ कौन बनाता है, स्टेट बनाता है। अब देखिए एक और लिस्ट है जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट है। इसमें वैसा सब्जेक्ट है ना, जो दोनों के लिए कॉमन इंटरेस्ट का है ना, जो नेशनल गवर्नमेंट के लिए भी और रीजनल गवर्नमेंट दोनों के लिए कॉमन इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को रखा गया है कंकरेंट लिस्ट में। तो कंकरेंट लिस्ट में आने वाला जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, आपका ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, ये सब जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए कि इसके अलावा कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है, एक डायनामिक डॉक्यूमेंट्स है, वह जैसे जैसे आपका सिचुएशन चेंज होता है, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है चेंज होना पड़ता है। तो वैसा सब्जेक्ट जो इस तीनों लिस्ट में नहीं हो, उसको जो है रिसिड्यूअरी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो रिसिड्यूअरी सब्जेक्ट को पर जो लॉ बनाने का आपका पावर जो है दिया गया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। जैसे आपका सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, ये सबसे रिलेटेड लॉ जो है वह कौन बनाएगा, सेंट्रल बनाएगा, और ये जो है रेसिड्यूअरी लिस्ट में इसको रखा गया है। ठीक है, अब देखिए आपने ये भी पढ़ा था कि जो फेडरलिज्म होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट मिलकर एक यूनियन को फॉर्म करते हैं, एक बड़ा लार्ज कंट्री को फॉर्म करते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट। वो उनके बीच एग्रीमेंट होता है ना, कि जो है आप हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, है ना, और हम जो है इसको एक बिगर यूनिट बनाएंगे। तो वो जो है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है। उसमें सारा स्टेट्स को जो है इक्वल पावर दिया जाता है। जैसे आपका यूएसए है, वो जो ट्रू फेडरलिज्म है। लेकिन जो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, उसमें क्या है कि बड़ा कंट्री जो है आप उसी को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे स्टेट्स में, तो वो जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है। इसमें क्या है कि कुछ स्टेट्स को जो है, हर स्टेट्स को डिफरेंट पावर दिया जाता है ना, अनइक्वल पावर्स रहते हैं। तो इंडिया में भी जो है आपका कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। जैसे वैसा स्टेट जो आपका नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, जो जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, उसको कुछ स्पेशल आपका राइट्स दिया गया है, उसको स्पेशल एड एंड असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। पहले जम्मू कश्मीर था, वहाँ जो है एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन भी था। ठीक है, अब वह खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ वैसा स्टेट्स है जहाँ आप जो है जमीन नहीं खरीद सकते हैं, खेती का जो जमीन है, घर बनाने के लिए अलग हो गया, जो आपका खेती का जमीन है नहीं खरीद सकते हैं, वैसा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है अभी भी। ठीक है, उसके बाद कुछ वैसा आपका रीजन है इंडिया का जो बहुत छोटा है, जिसको इंडिपेंडेंट स्टेट का जो है आपका स्टेटस नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, दमन एंड दीव, ये सब हो गया। इसको जो है स्टेट का स्टेटस नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, जिसको हम लोग यूनियन टेरिटोरीज कहते हैं। इस पे जो है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, और इससे रिलेटेड लॉ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है उस लॉ को वहाँ इम्प्लीमेंट करता है, और इसका फुल कंट्रोल जो यूनियन टेरिटोरीज के हाथ जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, इंडिया में कितना यूनियन टेरिटोरीज है, ठीक है, वह हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितना स्टेट्स है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं फेडरलिज्म का जो तीसरा फीचर्स था वह क्या है कि जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वह कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होता है। ठीक है, यानी कि रिटेन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है आपका रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा फेडरलिज्म का। यह जो थर्ड फीचर्स था। तो अगर हम इंडिया का भी देखेंगे तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटेन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें आपका मोर देन 450 आर्टिकल है, 25 जो है आपका शेड्यूल है। ठीक है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, और इसमें जो आपका ज्यूरिसडिक्शन सेंट्रल को, स्टेट को जो है वह गारंटी किया गया है, गारंटी दिया गया है कि आपको इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है, आपको इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है, वैसा गारंटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, चौथा जो फीचर्स देखे थे हम फेडरलिज्म का,
कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल कंट्री का वह रिजिड होता है। देखिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है जिसका फंडामेंटल प्रोविजन, बेसिक प्रोविजन जो है आसानी से चेंज नहीं किया जा सके। तो ये जो पावर शेयरिंग है या पावर जो शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और इसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। इसको चेंज करने के लिए आपका 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउस, दो हाउस कौन कौन है आपका इंडिया का, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया का जो दो हाउस है पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है। तो इंडिया का जो दोनों हाउस है उससे आपका 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इसके अलावा मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट भी जो है अगर उसको अपना कंसेंट प्रोवाइड करता है तब इससे रिलेटेड यानी जो पावर शेयरिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन है तब उसमें जो है कोई चेंजेस लाया जा सकता है, कोई अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड है, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल प्रोविजंस इसका यूनिलैटरली यानी अकेले सेंटर चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये फुलफिल करता है आपका। तो आप अगर ये दोनों को देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि फेडरल कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एबव ऑल होता है, यानी जो भी काम होगा जो भी लॉ होगा वह अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो ये देख लिया कि ये भी जो है आपका फॉलो करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो फेडरलिज्म का जो फिफ्थ फीचर्स था वह क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। ठीक है, तो देखिए इंडिया में जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपका लोकल कोर्ट भी है। ठीक है, इसमें जो है कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता, हालांकि प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज को, लेकिन ये जो डिसीजन देता है वह इम्पार्शियल होता है। ठीक है, यह किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इसका काम क्या है जुडिशरी का, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, ठीक है, उसको बताना कि इसमें क्या है। ठीक है, और उसके बाद अगर डिस्प्यूट हो तो उसको जो है सॉल्व करना। तो अगर इस पावर शेयरिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का डिस्प्यूट सेंटर एंड स्टेट में है तब जो है लोग यानी स्टेट या सेंटर कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि वह स्टेट जो है इस लॉ को वायलेट किया है, जो कि सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है उसको वायलेट कर रहा है। ठीक है, अगर स्टेट का जो है कोई प्रोविजंस को सेंटर वायलेट करता है तो स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, यह लॉ जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तब वह डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा, जुडिशियरी सॉल्व करेगा। तो जुडिशियरी कब सॉल्व करेगा, जब जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होगा। तो इंडिया का जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट है। आप देखिए बहुत सारा स्टेट्स में जो है आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है या फिर किसी भी तरह का अगर पॉलिटिकल आपका इनस्टेबिलिटी आता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है जाता है और इस पर कोर्ट डिसीजन देता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, अब देखिए जो सिक्स्थ फीचर्स था फेडरलिज्म का वह है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। देखिए जो आपका फेडरल कंट्री होता है उसमें आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑलरेडी मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जो है रिसोर्सेज यानी गवर्नमेंट चलाने के लिए जो पैसे का जरूरत होता है, जो रिसोर्स का जरूरत होता है, ठीक है, उसके लिए टैक्स लगाने का पावर दिया गया है ताकि गवर्नमेंट चल सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स लगाता है और रेवेन्यू को वह जो है आपका कलेक्ट करता है ताकि वह गवर्नमेंट को चला सके, गवर्नमेंट को कैरी कर सके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये जो 6 फीचर्स देख लिए हैं, 6 फीचर्स को इंडिया जो कंप्लाई कर रहा है। 7 फीचर्स था कि यह जो है आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है। वो आप देखिए हैं कि इंडिया में जो है आपका सो मच डाइवर्सिटी है और यहाँ जो है एकोमोडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये सारा फीचर्स जो एक फेडरल कंट्री का होता है वह इंडिया कंप्लाई करता है।
तो यानी कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। लेकिन सारा जो स्कॉलर है ना, जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार लोग हैं, वह बताते हैं कि इंडिया फेडरल कंट्री नहीं है। तो कैसा है? तो कुछ लोग बताते हैं कि इंडिया जो है एक यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसे है यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, आप उसका भी कुछ रीजंस देख लीजिए। देखिए यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखिए ये तो कंप्लाई करता है, लेकिन बहुत सारा प्रोविजंस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा है जो इसको यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। जैसे देखिए, सबसे पहले इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आप किसी भी स्टेट्स के यूनियन टेरिटरीज को आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन कहा जाता है, जबकि फेडरल कंट्री में जो है डुअल सिटीजनशिप होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया में जो है सिंगल जुडिशियरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। यहाँ आपको स्टेट में हाई कोर्ट है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट का एक ब्रांच है। ठीक है ना, वह सुप्रीम कोर्ट का जो है एक छोटा ब्रांच है, वह अलग नहीं है। जबकि फेडरल, बहुत सारा फेडरल कंट्री वैसा है जहाँ स्टेट का एक अलग कोर्ट होता है और नेशनल कोर्ट जो है अलग होता है, जिसको स्टेट कोर्ट से कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद वैसा प्रोविजन देखिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, आपका सेपरेट जुरिस्डिक्शन तो है इंडिया में। ठीक है, सबसे पहले हम जुरिस्डिक्शन पे आते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि ज्यादातर जो सब्जेक्ट है, वह जो मेन सब्जेक्ट है वह यूनियन लिस्ट में है और कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट में क्या है कि इस पे दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकता है, लेकिन अगर दोनों में कोई कंफ्लिक्ट हो तो जो लॉ, मतलब एक ही सब्जेक्ट पे जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा वही जो है आपका वैलिड होगा। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा प्रोविजन है आर्टिकल 249 में। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर यूनियन पार्लियामेंट, जो आपका पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है इंडिया में, ठीक है, उसको जो है वो अगर 2/3 मेजोरिटी से यह पास कर दे, 2/3 मेजोरिटी से, कि यह सब्जेक्ट जो है नेशनल इंपॉर्टेंस का है और इस पर जो है आपका सेंट्रल जो लॉ बनाएगा, तब जो सेंटर भी स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। ठीक है, ये तो आप देख लिए कि जुरिस्डिक्शन जो है ज्यादातर जो यूनियन है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। उसके बाद ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का रिजिड तो है, लेकिन आप ये देखिए कि ज्यादातर जो इसका प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वह 50% +1 मेजोरिटी से सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकता है। ठीक है, बहुत कम ऐसा प्रोविजन है जिसमें ऐसा रिजिडिटी का जो है रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, यानी ज्यादातर जो आपका अमेंडमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कर सकता है। स्टेट्स के नाम में चेंज करना है, स्टेट्स का एरिया चेंज करना है, ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कर सकता है। तो ये जो है इसको यूनिटरी गवर्नमेंट बनाता है। अब देखिए जुडिशियल इंडिपेंडेंट, हम भी बताएं कि आपका ये जो है आपका सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। उसके बाद देखिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है, ज्यादातर जो मेन रेवेन्यू है वह सेंट्रल कलेक्ट करता है। इनकम टैक्स जो है आपका एक्साइज टैक्स है। ठीक है, और वह जो है बांटता है स्टेट के बीच, यानी ज्यादातर स्टेट जो है डिपेंडेंट होता है सेंट्रल पर आपका रेवेन्यू के लिए, पैसा के लिए, कि हमारा सेंट्रल से पैसा आया तब हम ये काम करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसा प्रोविजंस है जो इंडिया को यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है और यूनिटरी गवर्नमेंट बनाता है। जैसे स्टेट में जो है आपका सेंट्रल का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको हम लोग गवर्नर कहते हैं। उसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो ये जो है स्टेट पे एक तरह से कंट्रोल करता है। उसके बाद ये भी देखिएगा कि इंडिया में जो है ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसके थ्रू आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया। ये सब जो है आपका इंडियन सिविल सर्विसेज से आता है। और इंडियन आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो है रिप्रेजेंटेटिव, उसका जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में काम करता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है आपका, एक ही इलेक्शन कमीशन जो है पूरे इंडिया के लिए है। ठीक है, और जब इलेक्शन होता है तो जो स्टेट का सारा जो आपका ऑफिसर्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, तो यह सब और भी बहुत सारे प्रोविजन जो है इंडिया को यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। लेकिन हम जब बहुत सारा स्कॉलर का जब स्टडी देखेंगे, रिसर्च देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जैसे केसी हेयर है, वह बताते हैं कि इंडिया जो है एक यूनिटरी स्टेट है। ठीक है, जिसमें कुछ फेडरल फीचर्स है।
केसी हियर क्या कहते हैं कि इंडिया इज ए यूनिटी स्टेट हैविंग सम फेडरल फीचर्स। ये जो है केसी हियर का कहना है। उसके बाद वो पाइली है, वह कहते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर तो फेडरल है, लेकिन उसका जो सोल है, आत्मा जिसको कह सकते हैं, वह आपका यूनिटरी है। ठीक है, वही उसी तरह से एक इंडियन स्कॉलर है डीडी बसु, उनका बहुत फेमस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक आता है। उन्होंने बताया कि इंडिया जो है आपका मिक्सचर है, किसका, यूनिटरी का और फेडरल का। तो हम लोग इंडिया को फेडरल कंट्री आपका कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया को एक सेमी फेडरल कंट्री कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, स्टेट जो है ज्यादा से ज्यादा अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस का डिमांड करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू का डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया जो है यूनिटी से ट्रू फेडरलिज्म की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपने ये समझा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का वैसा कौन सा फीचर्स है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। हमने यह भी बताया कि इंडिया जो है ट्रू फेडरल कंट्री नहीं है। ठीक है, इंडिया जो है उसको हम लोग सेमी फेडरल कंट्री कह सकते हैं। थैंक यू।